पार्टी में बहुत सी ज्वाइनिंग हुई थी, टाइमिंग आगे पीछे हो गई, लेकिन मैं उन जानकारी आपके देना चाहूँगा। हमारे रामफल कोसलिया जी, जो कोसली से जजपा के प्रत्याशी भी रहे, उनके लगभग 20,000 वोट वहाँ से आए थे, और वो इनेलो और जजपा के जिलाध्यक्ष भी रहे, प्रदेश में उपाध्यक्ष भी रहे, जिलाध्यक्ष रेवाड़ी के, और काफ़ी बड़ा संगठन के उनके पद रहे उनके पास, प्रदेशों के कई प्रभारी भी रहे हो। ऐसे हमारे सीनियर व्यक्ति हमारे को जो हमारे पार्टी में शामिल हुए हैं, रामफल कोसलिया जी, उनके साथ साथ बहुत से पदाधिकारी थे कोसली क्षेत्र से, जो भाजपा और जजपा के से पदाधिकारी शामिल हुए हैं। कई हमारे सरपंच, जिनमें भालोट गांव से जो हमारे हैप्पी सरपंच हैं, और बहुत से सरपंच जो मौजूदा सरपंच जो आज ज्वाइन हुए। मैं एक का नाम तो आपकी उसमें प्रेस नोट में आपके आ जाएगा, जो आज बहुत लोग शामिल हुए। तो सबका हम स्वागत करते हैं। सबका मान सम्मान, कांग्रेस पार्टी में पूरा मान सम्मान और उचित स्थान सबको मिलेगा, ऐसा हम विश्वास दिलाते हैं। जो संसद निधि का सवाल उठाया जा रहा था बार-बार, पानी के लिए उसको लेकर अरविंद शर्मा ने आज पत्रकार वार्ता कर आपके सवाल उठाए कि अगर आप जो बार-बार सवाल उठा रहे हैं, अगर आप में हिम्मत है तो मैं चैलेंज करता हूं कि सामने आकर बैठे और पत्रकार भी साथ हो, फिर सवाल जवाब करें और फिर मैं जवाब दूंगा, आप भी इस सवालों का जवाब दें। देखिए, ये सांसद निधि का प्रश्न देश के प्रमुख अखबारों ने ये उठाया है। मैं एक अखबार का नाम, दैनिक भास्कर, जागरण जैसे अखबारों में ये प्रकाशित हुई जो सारी सांसद निधि में, कि उन्होंने केवल 2 करोड़ और 52 लाख रुपया खर्च किए। दैनिक भास्कर की खबर है, और ये सबसे 10वें पायदान पे हैं, ये भी दैनिक भास्कर की खबर है। मैं बल्कि आप एक सेकंड रुक जाए तो वो मैं जो है खबर भी आपको अभी आपको दिखा देते हैं। तो ये खबर आई, आपने भी देखी होगी खबर, कोई लंबी चौड़ी बात नहीं है। तो वो अगर उनको कोई अगर उस पर खबर पे कोई आपत्ति है तो दैनिक भास्कर अखबार से बात करें और दैनिक जागरण अखबार से बात करें, जो ये सारे अखबार हैं जो कि, और ये इन अखबारों ने संसद की वेबसाइट से उठाया है। तो अगर उनको कोई खबर पे आपत्ति है तो अखबारों से बात करें, और खबर के सोर्स पे आपत्ति है तो संसद की वेबसाइट पे जाके अपने जो संसदीय मंत्री है वो भाजपा के ही हैं, उनसे बात करें। हम जो स्पीकर है लोकसभा, उनको दें। अगर लोकसभा की वेबसाइट गलत बता रही है तो वहां से अपनी बताए। लेकिन सच ये है कि भाई जो बात आई है, ये देखिए आप, ये देखिए खबर की हेडलाइन है कि संसद में सवाल पूछने व सांसद निधि खर्च करने में धर्मवीर सबसे आगे। इसमें क्या है इसका, और खर्च में अरविंद फिसड्डी। देखो इसमें क्या है कि ये फिसड्डी 10 में सबसे फिसड्डी की बात आई, ये 10 के 10 बीजेपी के हैं। मैं एक और आपको बता दूं, इसका मतलब ये नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि जैसे जिसका नाम ऊपर आया है किसी का, भिवानी महेंद्रगढ़ से, मैं उनकी कार्यशैली अच्छी बता रहा हूँ। वो जो है बीजेपी के सारे सांसदों की कार्यशैली, 10 के 10 सांसदों की कार्यशैली अच्छी नहीं रही थी, ये मैं कहना चाहता हूं। इसीलिए कईयों की टिकटें भी कटी हैं। लेकिन उन 10 में भी सबसे पीछे इनकी कार्यशैली रही थी। ये वो अखबार बता रहे हैं जिन अखबारों पर जो है ये हमारी पार्टी के राष्ट्रीय स्तर के लोग ये कहते हैं कि ये अखबार बीजेपी का पक्ष लेते हैं। ऐसे अखबार ये सारे खबर आ रही है, तो आप देखें। तो ये अब अरविंद शर्मा जी ये कह रहे हैं कि 5 साल में हमने बहुत ज्यादा प्रोजेक्ट, एक वो जो मेरा वो एक और आपके पास, आप सिर्फ 40,000 रुपए पेंडिंग है उनकी, तो ये ऐसा है उसमें। अब मैं पहले आप काम वाली बात आता हूँ। देखिए वो तो ऐसा है, जैसे मैंने कहा कि ये संसद की, ये मैं जवाब दे चुका हूँ। संसद की वेबसाइट में जाएं और संसद में आपने अगर ये आंकड़ों कमी है तो केवल उनके लिए क्यों कमी रही, बाकी भाजपा के एमपीओ के आंकड़े क्यों ठीक आ गए, ये तो संसद की वेबसाइट से जाके बात करें, वो संसद में जाके बात करें, और उन अखबारों से बात करें जो वेबसाइट से सारा अपना डिटेल लेकर जिन्होंने खबर छापी है, उनसे बात करें। लेकिन काम की बात उन्होंने अगर करी है आज,
तो मैं उनका धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि हम उन लगातार वो काम की बात नहीं कर रहे थे और हम ये कह रहे थे कि ये चुनाव काम के आधार पे होना चाहिए कि कब काम हुआ रोहतक में, किसने काम कराया, रोहतक के विकास का किसने काम कराया। और हम तो अपने कामों के आधार पर ही ये चुनाव लड़ रहे हैं। ये पैम्फलेट आप तक पहुंचा कि नहीं पहुंचा, इस पैम्फलेट में हमने दिखा हुआ है रोहतक लोकसभा में हमारे काम बनाम वर्तमान भाजपा सांसद के काम, और ये हम आप तक पहुंचा देंगे। मैं उदाहरण देना चाहता हूं, हम अपने काम के आधार पर चुनाव लड़ रहे हैं। जब हमारी सरकार थी तो 18 राष्ट्रीय स्तर के शिक्षा के संस्थान रोहतक में आए। IIM रोहतक हो, FDDI हो, फुटवेयर डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट जो IMT में है, इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट आया, IIT दिल्ली का एक्सटेंशन कैंपस आया, टूल रूम स्किल डेवलपमेंट विश्वविद्यालय ये भी IMT के अंदर स्थापित है, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट का भारत सरकार का, ये अपने रोहतक के अंदर आया। स्टेट यूनिवर्सिटी ऑफ विजुअल एंड परफॉर्मिंग आर्ट्स जो जिसका जो है अपना जो सुपवा ये हमारे समय स्थापित हुई, दादा लक्ष्मीचंद के नाम जिसका दिया गया। उसके बाद पंडित भगवत दयाल शर्मा स्वास्थ्य विश्वविद्यालय, पहले क्या आपको पता है केवल PGI था, उसको यूनिवर्सिटी का स्टेटस देने की बात हो। न्यूक्लियर साइंसेज विश्वविद्यालय जो देश का इकलौता ग्लोबल सेंटर ऑफ न्यूक्लियर यूनिवर्सिटी, ये जसौर खेड़ी में भादुगढ़ में ये स्थापित आया। ये इस तरह के 18 राष्ट्रीय शैक्षणिक संस्थान, इनके समय कोई एक भी बता दें, एक भी कोई राष्ट्रीय शैक्षणिक संस्थान बना नहीं। इसी तरीके से हेल्थ में, मैं एजुकेशन की बताई, हेल्थ में हमारे समय में एम्स आया बाड़सा में, एम्स 2 का परिसर बाड़सा में बना, राष्ट्रीय कैंसर इंस्टीट्यूट बना। हमारे समय के अंदर 68 नए अस्पताल PHC CHC ग्रामीण स्तर पे नए अस्पताल बने, 4 सुपर स्पेशलिटी अस्पताल बने और 1 हेल्थ यूनिवर्सिटी बनी। इसके अलावा एम्स 2 में बाड़सा के अंदर 10 राष्ट्रीय संस्थान मंजूर कराए भारत सरकार की कैबिनेट से हमने, जिसमें से एक तो बन गया था नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट, बाकी कोई आज तक बना नहीं। इनके समय कोई एक भी अस्पताल इन्होंने बनवाया हो तो उसकी जानकारी दें, ताकि हमें पता चले। अभी तक हमारी जानकारी में नहीं आया है कोई नया, कोई राष्ट्रीय कोई शिक्षा संस्थान कोई आया हो, कोई नया कोई अस्पताल आया हो। इसी तरीके से हमारे समय 2 थर्मल के कारखाने हमने स्थापित कराने का काम किया। एक 1500 मेगावाट इंदिरा गांधी सुपर थर्मल पावर प्लांट झाड़ली और एक 1320 मेगावाट महात्मा गांधी थर्मल पावर प्लांट खानपुर खुर्द। इनके समय कोई थर्मल का कोई कारखाना लगा हो तो जानकारी बताएं हमारी, हम अपने उसको जानकारी में लेंगे, लेकिन हमारी जानकारी में नहीं है एक भी। इसी रूप में सड़कों में जब हमारी सरकार थी, जब मुझे यहाँ से अवसर मिला बतौर सांसद, 12 नए राष्ट्रीय राजमार्गों की नोटिफिकेशन हुई। गैजेट नोटिफिकेशन की तारीख होती है कब नया राष्ट्रीय राजमार्ग बना, 4 लेन का या 6 लेन का। 1080 किलोमीटर के राष्ट्रीय राजमार्ग रोहतक लोकसभा क्षेत्र के लिए मैंने उस समय मंजूर कराए केंद्र सरकार से, और 785 प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना और 383 NCRB प्लानिंग बोर्ड की 383 किलोमीटर की सड़कें, 785 किलोमीटर प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना और 383 NCR प्लानिंग बोर्ड की सड़कें मंजूर कराई। नई सड़कें इनके समय में जो है ये 1000 और जो हमारा आप इनको 2000 से ज़्यादा आप माने, उसकी तुलना में इनके समय में 49 किलोमीटर की नई सड़कें रोहतक लोकसभा क्षेत्र में बनी। ऐसा RTI के माध्यम से पता चला है। ये अगर उस जानकारी में कुछ दुरुस्त करें तो बताएं। इसी प्रकार से रेल और मेट्रो, भादुगढ़ मेट्रो हमने शुरू करी, 81 किलोमीटर मेट्रो हरियाणा के अंदर आई। हमने हमारी जानकारी और जो है जो उसको प्रमाण की आवश्यकता नहीं, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं, मेट्रो 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ी इनके समय। इसी प्रकार से 2 नई रेल की लाइन केंद्र सरकार से मैंने मंजूर कराई अपने कार्यकाल में, रेल बजट में मैंने मंजूर कराई अपने कार्यकाल में। रोहतक झज्जर रेवाड़ी और रोहतक में हांसी, इनके समय एक नई कोई रेल की लाइन मंजूर करी हो उसकी जानकारी बताएं। इसी प्रकार से आपको याद होगा कि 3 नए औद्योगिक क्षेत्र IMT रोहतक, MET झज्जर, रिलायंस SEZ जिसको कहा गया, और फुटवेयर पार्क भादुगढ़, 3 बड़े औद्योगिक क्षेत्र था। उसके साथ लगती सीमेंट की फैक्ट्रियां, 3 बड़े औद्योगिक क्षेत्र स्थापित किए गए और 30 से बड़े उद्योग हमारे रोहतक लोकसभा क्षेत्र में उन जो है 10 वर्षों के अंदर आए।
जिसमें मारुति, एशियन पेंट, पैनासोनिक, योकोहामा, डेंसो, अमूल, आइसन, जेके सीमेंट आदि 30 से ज़्यादा बड़े उद्योग हमारे रोहतक लोकसभा क्षेत्र में आए। मैं पूछना चाहता हूं, कोई एक भी बड़ी 10 वर्ष में कोई उद्योग की कोई यूनिट लगी हो इस जो है मैं इस सरकार में, वो बताएं, या इनके 5 साल के कार्यकाल में लगी हो वो बताएं। इसी प्रकार से जब मेरे कार्यकाल के दौरान रोहतक लोकसभा क्षेत्र में 120 नए खेल के स्टेडियम, जिसमें एक राष्ट्रीय स्तर का जो रोहतक में स्थापित हुआ, 3 राज्य स्तर के और 116 ग्रामीण स्तर के 120 नए खेल स्टेडियम बने। इस सरकार में मात्र एक ग्रामीण खेल स्टेडियम बना, मात्र एक, ये जो है इनके कार्यकाल में ये। और 2 हमने साई के स्पोर्ट्स ट्रेनिंग सेंटर मैंने भारत सरकार से उस समय मंजूर कराए, जिसमें राष्ट्रीय बॉक्सिंग अकेडमी रोहतक और बॉक्सिंग, कुश्ती और एथलेटिक्स ट्रेनिंग सेंटर महम, साई से 2 सेंटर मंजूर कराए स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया से। इन्होंने अगर एक भी कोई मंजूर कराया हो वो ये बताएं। तो ये मैंने वो परियोजनाएं बताई हैं। इसके अलावा सिद्धांतिक मंजूरी महम अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट की मिली भारत सरकार से, उस समय इन्होंने उस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाया हो वो बताएं। ये मैं कह रहा हूं कि सिद्धांतिक मंजूरी मिली। फिर मैं कह रहा हूं, और 2018-19 में एयरपोर्ट जब बनना था, इंटरनेशनल एयरपोर्ट दिल्ली के ट्रैफिक को बैलेंस करने के लिए, उस समय उस एयरपोर्ट को जेवर अब नोएडा लेके जाने का जब इनकी सरकार ने काम किया, तो उसके बाद ये 5 साल तक सांसद रहे। उन 5 साल में इन्होंने कभी संसद के अंदर ये आवाज उठाई हो, नया काम तो किया नहीं, लेकिन इन विषयों पे कोई बात उठाई हो तो वो जानकारी में लाए। तो मैं उनका धन्यवाद करता हूं कि काम के आधार पे उन्होंने आज कहा कि भाई काम जो है, मैं सवाल ये पूछता हूं इनके समय में क्या काम हुआ उसकी जानकारी भी दें। हाँ जी, 2014 से 2019 तक सारा रिकॉर्ड आपके पास है, और एक एक दिन का रिकॉर्ड में आपके पास है। और मैं उनका इस बात के सवाल के लिए भी धन्यवाद करता हूं, क्योंकि ये इन्हीं की सरकार थी और इन्हीं की लोकसभा अध्यक्ष थी सुमित्रा महाजन जी। 5 साल में एक बार कार्यक्रम होता है सर्वश्रेष्ठ सांसद को सम्मानित करने का। तो सर्वश्रेष्ठ सांसद से सम्मानित करने का गौरव रोहतक लोकसभा क्षेत्र के प्रतिनिधि को मेरे रूप में प्राप्त हुआ। वो इन्हीं की सरकार थी और मैं विपक्ष का सांसद था। तो मैंने जितनी बात वहां पे उठाई होगी, और सारी मेरी स्पीचेस सारी ऑनलाइन हैं, अवेलेबल हैं। कोई स्पीच आप जो है उसमें आप देख सकते हैं। हर हफ्ते की स्पीच, मैं नहीं कहूँगा सारी, हर हफ्ते की स्पीच ऑनलाइन अवेलेबल है और हर स्पीच वायरल है। और उसकी वजह से इन्हीं की सरकार की लोकसभा स्पीकर सुमित्रा महाजन जी ने सर्वश्रेष्ठ सांसद के रूप में मुझे जो पुरस्कृत किया, ये अरविंद शर्मा जी को अगर लगता है कि मैंने नहीं उठाई थी बात, तो वो उनसे जाएं सुमित्रा महाजन जी के पास कि वो सम्मान वापस लिया जाए। तो है, मैं समझता हूँ कि अगर उनको लगता है कि कहीं मैंने, तो ये मगर मैं उनका धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि ये हमारा चुनाव सकारात्मक दिशा में जाना चाहिए। वो अपने काम बताएं, हम अपने काम बताएं, लोग उसके आधार पर चुनें कि कौन रोहतक के लिए ज़्यादा काम कर सकता है, किसने ज़्यादा किया है, और कौन ज़्यादा आगे आने वाले समय में कर सकता है, किसकी ज़्यादा रोहतक के लिए काम करने की क्या दृष्टि है, क्या दृष्टिकोण है। इस आधार पर मैं समझता हूँ ये फैसला जनता को करना चाहिए। आज उन्होंने इस रूप में अगर बात रखी है, तो मैं इस बात से जो है मैं समझता हूँ कि ये यही दिशा होनी चाहिए। जेजेपी पार्टी लगातार टूट रही है, उसका भविष्य जेजेपी पार्टी का तो मैंने पहले ही बता दिया था, आपको याद होगा। आज से 6 महीने पहले सिरसा में एक रैली करके मैंने कह दिया था जेजेपी पार्टी का राजनीतिक अस्तित्व हरियाणा में रहेगा नहीं, और मैंने कह दिया था कि जेजेपी की शायद किसी एक सीट से हरियाणा में जमानत बचेगी नहीं, क्योंकि उन्होंने जिस तरह का उनकी कार्यशैली रही है, जेजेपी पार्टी ने अपने मतदाता को से विश्वासघात किया। पिछली बार लोग सरकार बदलना चाहते थे हरियाणा में, पिछली बार ही लोग सरकार से दुखी थे, मगर जेजेपी पार्टी के हाथ में जब 10 सीट आई तो भाजपा के खिलाफ वो मतदान उन्होंने अपने पक्ष में कराया, कह के कि भाजपा को करो जमुना पार, और जाके बना दी बीजेपी की सरकार। उसी दिन से जेजेपी पार्टी के ही उल्टी गिनती शुरू हो गई थी। उनका जो रवैया रहा 5 साल, व्यापक भ्रष्टाचार, मिलके प्रदेश को लूटने का काम किया बीजेपी ने। जेजेपी ने कोई काम किया नहीं। 5100 की पेंशन का इन्होंने कहा इस पे समझौता हुआ। अगर समझौता होता
तो 51 की पेंशन मिल जाती 5 साल में। लेकिन समझौता 51 की पेंशन का नहीं था, समझौता भ्रष्टाचार का था, अपनी भ्रष्टाचार की फाइलों को बंद कराने का था और प्रदेश को लूटने का समझौता था। इसीलिए ये बीजेपी और जेजेपी दोनों इसका परिणाम भुगतेंगी। जेजेपी पार्टी का तो जनाधार हरियाणा के अंदर मैं समझता हूँ इस चुनाव के बाद बचेगा नहीं। अच्छा दीपेंद्र जी, कांग्रेस 152 डी की मैनिफेस्टो बात की, जारी- उन्होंने 152 डी बना है, दिल्ली से लेकर जो है आगे रोड बना है, उन्होंने कहा ये मेरे कार्यकाल में बना है। ये आप ये चेक कराओ कि 152 डी कब उसकी नोटिफिकेशन कब है, नोटिफिकेशन कब है, इस बात का भी मैं समझता हूं कि वो जिक्र करें। नोटिफिकेशन कब है, उसके बाद जमीन एक्वायर का प्रोसेस कब शुरू हुआ, ये जो नॉर्थ ईस्ट जो नॉर्थ साउथ जो कॉरिडोर पूरा ये बना, इसका कब जमीन एक्वायर का प्रोसेस शुरू हुआ। और उसके बाद हाँ, ये कहीं कोई जो है प्रोजेक्ट के अंदर कहीं अगर टेंडर हो गया हो, नोटिफिकेशन हो गया हो, जमीन एक्वायर हो गई हो, तो उसकी प्रक्रिया आगे बढ़ाने का काम, ये मैं जरूर कहना चाहता हूं कि भाई उसको जाके इन्होंने रुकवाया नहीं। ये पिछली सरकार की नोटिफिकेशन है और पिछली सरकार में जमीन एक्वायर होगी, इसका काम रोक दो, ये उन्होंने रुकवाया नहीं। क्योंकि कई जगह तो ये भी रुकवाया, आपने देखा रोहतक का रेलवे बाईपास, तो यहाँ के जो है अपना स्थानीय भाजपा के नेताओं ने रेलवे बाईपास है तो काम ही रुकवा दिया और उसकी रूपरेखा बदल के अंदर से ले गए। तो ये मैं मानता हूँ कि जहाँ तक 152 डी की बात है, वो जो है उन्होंने उसको काम को रुकवाया नहीं, जो तो इस बात का ले तो इतनी बात तो मैं स्वीकार करूँ।